नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आपके मन में ऑर्गेनिक खेती के संबंध में, प्राकृतिक खेती के संबंध में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, या फिर आप किसी चीज़ का समाधान चाहते हैं तो निसंकोच मुझे लिख सकते हैं, मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। मैं आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं कि हम अपनी जो खेत की मिट्टी है उसको उपजाऊ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब मिट्टी उपजाऊ होगी तभी हम अच्छी फसल ले पाएंगे। अन्यथा जैसे कि आज के समय हम अपने खेतों में आवश्यकता से अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग जैविक खेती करते हैं, वो जीवामृत का भी प्रयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जब जरूरत पड़ती है, जब फसलों में किसी तरह के रोग की शुरुआत होती है, अच्छे बीजों का प्रयोग भी करते हैं, फिर भी ना तो हम बीमारियों को रोक पाते हैं, ना अपनी उत्पादकता बढ़ा पाते हैं। तो इसी समस्या को समझने की कोशिश करिए। हमारे हमारे मन में एक जिज्ञासा रहती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि हम अपनी बात करें, मनुष्य जाति की बात करें या दूसरे प्राणियों की बात करें, तो ये बताया जाता है कि हम सब जिंदा हैं भोजन से। भोजन से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, इनकी इनकी आपूर्ति होती है। उनके सहारे जिंदा हैं, या फिर हम प्राणवायु ऑक्सीजन के माध्यम से जिंदा हैं। यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति कुछ मिनट, 3 मिनट के आसपास रुक जाए तो हमारा सांस फूलने लगता है, हमारे घबराहट सी होने लगती है, और हमें लगता है जैसे कि हमारा शरीर मृत होता जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति घटते ही हमारे बहुत सारे शारीरिक जो अंग हैं काम करना बंद कर देते हैं। या फिर हमें कभी कभी बताया जाता है कि जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जल की आपूर्ति एक दो दिन ना भी हो तो भी हम जिंदा रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कमी आने शुरू हो जाती है, और बिना भोजन के तो हम 15 से 21 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ जल, वायु या भोजन से जिंदा नहीं है, हम दवाओं के सहारे भी जिंदा नहीं है। हमें लगता है कि शायद हमें दवाएं जिंदा रखती हैं, क्योंकि दवाएं, भोजन, पानी, जल तब तक काम करती हैं जब हमारे शरीर के अंदर या प्राणियों के शरीर के अंदर कोई एक चीज सक्रिय रहती है। वो चीज है, वो है जीवनी शक्ति, वो है प्राण शक्ति, वो है वाइटल एनर्जी। जब तक हमारे शरीर के अंदर या पशु जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर के अंदर ये जीवनी शक्ति सक्रिय रहती है, तब तक ही दवाएं भी काम करती हैं, ऑक्सीजन भी काम करता है, पानी, भोजन भी काम करता है। अन्यथा सब जो बेकार हो जाते हैं। इसीलिए तो हम अस्पतालों में देखते हैं कि मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ, ऑक्सीजन लगा हुआ है, जीवन रखे सारे साधन उसके पास उपलब्ध है, लेकिन जैसे जैसे जीवनी ऊर्जा की घटती जाती है, वो मृत्यु की तरफ बढ़ता चला जाता है। और एक बार जब जो प्राण शक्ति निकल जाए तो फिर कोई भी साधन अपना हम उसको जिंदा नहीं कर सकते। यही नियम हमारी धरती पर भी लागू होता है, हमारे खेत की मिट्टी में भी लागू होता है। यदि हमारे खेत की मिट्टी में जीवंतता है, जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, तभी हमारे रासायनिक खाद या जीवामृत या फिर सभी साधन काम करते हैं। अन्यथा हमारी मिट्टी भी मृत होती चली जाती है। जैसे कि आज के समय देख रहे हैं, हमारे देश की 70% खेतों की भूमि ऐसी हो गई है जिसमें जीवांतता घट गई है। और जीवांतता को डिफाइन करना, परिभाषित करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोग इसको परिभाषित करते हैं कि मिट्टी में जब तक जीवाणु हैं तभी तक हमारी मिट्टी सक्रिय है, या फिर मिट्टी के अंदर ह्यूमस है, ऑर्गेनिक कार्बन है, जीवांश हैं, तभी तक हमारी मिट्टी। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन समस्या आती है कि हम मिट्टी को जीवंतता कैसे प्रदान करें, मिट्टी की जीवनी शक्ति को कैसे यथावत बनाए रखें। अन्यथा देखने में आया है, जैसे कि आज देखने में आ रहा है, कई राज्यों की मिट्टी का जो जीवंतता है, जीवनी शक्ति इतनी निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि हमें रासायनिक खादों के रूप में अपनी मिट्टी को 2 से ढाई गुना, जितनी उसकी जो रिकमेंडेड मात्रा है खादों की, उससे 2.5 से 3 गुना खादों का उपयोग करना पड़ रहा है। जैसे यूरिया को देखें तो यूरिया सामान्यतः 1 एकड़ में 100 सवा 100 किलो के आसपास यूरिया की आवश्यकता रहती थी। एक समय वो भी था जो 40-50 केजी यूरिया से काम चल जाता था, भरपूर फसल भी मिल जाती थी। उस समय के जो बीज थे वो अपनी मैक्सिमम उत्पादकता देते थे। लेकिन आज हमारे पास उन्नत किस्म के बीज क्यों हैं? उनसे कहा तो जाता है कि गेहूं की ऐसी किस्में हैं, चावल की किस्में हैं, गन्ने की किस्में ऐसी हैं जो 60 से 70 या 80 टन क्विंटल का उत्पादन दे सकती है। लेकिन हम भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी उसकी ज्यादा से ज्यादा 70% तक पहुंच पाते हैं।
अधिकांश किसानों की उत्पादकता तो 50% भी क्रॉस नहीं कर पाती है। कारण क्या है? हम भरपूर मात्रा में खादों का प्रयोग कर रहे हैं, हम आवश्यकता से अधिक जल का भी प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई भी बार बार कर रहे हैं। हम आजकल बहुत किसान हमारे ऐसे भी हैं जो ग्रोथ प्रमोटर भी दे रहे हैं, हार्मोन्स का प्रयोग भी कर रहे हैं, बहुत कुछ प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता 60-70% से ऊपर नहीं जा रही। कारण क्या है? कारण यही है कि मिट्टी के अंदर वो जीवनी शक्ति नहीं है। जीवनी शक्ति ना होने के कारण इन खादों का, इन सारे तंत्रों का कोई प्रयोग हमको लाभ नहीं मिल रहा है, और इसीलिए रोग भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि मिट्टी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घटती जा रही है। ऐसे एक व्यक्ति की यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाए, आप उसको कोई भी दवा दें, कोई भी टॉनिक दें, वो फिर से स्वस्थ जो लाभ है सहजता से प्राप्त नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसका शरीर जो है मृत्यु की तरफ अग्रसर होता जाता है। तो अब बात रहती है कि मिट्टी की जीवंतता है, मिट्टी की जीवनी शक्ति को हम कैसे यथावत रख सकते हैं, या यदि मिट्टी की जीवनी शक्ति घट गई है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। मनुष्य के बारे में तो अलग रिसर्चें होती रहती है, खोज होती रहती है। मनुष्य और पृथ्वी में एक फर्क है। मनुष्य का जीवन काल 100 के आसपास निर्धारित किया गया है, लेकिन खेत की मिट्टी का तो जीवन काल कोई निर्धारित नहीं है, वो अनंत काल से आज तक यथावत रहा है। हाँ, पिछले 50 सालों में जो हमने प्रयोग किए, हमने जो एक के बाद एक आधुनिक खेती के नियम निर्धारित किए, उनसे हमने जीवनी शक्ति पर कुठाराघात किया है, लेकिन इस जीवनी शक्ति को कुछ अंश तक हम फिर से बहाल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह काम चल रहा है। तो मेरा जो प्रयास है, मेरा जो कहना है, हम बात आज करेंगे कि अपनी मिट्टी की जीवंतता को कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसके माध्यम से चाहे जैविक खेती के रूप में जीवामृत हो, गोबर की खाद हो, या फसलों के अवशेष हो, या फिर जो मॉडर्न खेती करते हैं, आधुनिक खेती करते हैं, वो रासायनिक खादों के माध्यम से अपनी जो फसल की उत्पादकता है उसे अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती वालों की में सुझाव है। यदि मिट्टी की जीवंतता को, मिट्टी की जीवनी शक्ति को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि फसलों के अवशेष, जो फसल हम काट लेते हैं उसके अवशेष बनते हैं, मिट्टी में मिलने चाहिए, उसका अपघटन होना चाहिए, उसका डिकम्पोजिशन मिट्टी के अंदर होना चाहिए, कि जब ये मिट्टी में पहुंचेगा तो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसको अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपनी संख्या वृद्धि के लिए उपयोग करेंगे, और उसके बाद माध्यम से जो व्यस्त जो अवशिष्ट निकलेगा वो मिट्टी की जीवंतता को बढ़ाएगा। इससे जीवाणु की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ में एक क्रिया और भी होती है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। दूसरा है, फसल अवशेष के अलावा पशुओं के मृत शरीर है, पशुओं के, प्राणियों के जो मलमूत्र हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुओं के मलमूत्र हैं, चाहे मनुष्य का हो या गाय भैंस का हो या किसी और दूसरे पशु का हो, उसमें दोनों चीजें रहती है। उसमें कार्बनिक पदार्थ भी रहते हैं, और वो कार्बनिक पदार्थ इस रूप में रहते हैं कि वो हमारे जीवाणु को सीधे सीधे ऊर्जा प्रदान भी करने का कार्य करते हैं, और मिट्टी के जो जो कार्बनिक तत्व हैं उनकी वृद्धि करने का कार्य भी करते हैं। मिट्टी की जो जीवनी शक्ति है दो तत्वों पर निर्भर करती है। एक है ऑर्गेनिक कार्बन। ये ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा कि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं कहता हूं कि हमारी मिट्टी की जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम जो चीज है वो है गोबर की खाद, पशुओं के मलमूत्र। मनुष्य के मलमूत्र भी इसके लिए काम आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हटके प्रश्न बन जाता है। गोबर की खाद का प्रयोग तो हम हजारों सालों से कर रहे हैं। गोबर के जो गोबर का जो गोबर के अंदर, पशुओं के गोबर के अंदर, गौमूत्र के अंदर सबसे अद्भुत चीज है कि उसमें सेलुलोज रहता है। ये सेलुलोज ऑर्गेनिक कार्बन है। सेलुलोज की अलग अलग किस्में हैं। सेलुलोज से जो मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस रहता है, ह्यूमस अपूर्ण अपघटित कार्बन है, अपूर्ण अपघटित कार्बन है, जो जल को या अपने अंदर कुछ ऐसी कुछ कोश बना लेता है जिसमें स्पेस आता है। उस स्पेस के अंदर हमारे बहुत सारे तरह के जीवाणु मल्टीप्लाई भी करते हैं, निवास भी करते हैं, और जल को पकड़ के रखते हैं, नमी को बनाए रखते हैं। इसलिए इस सेलुलोजिक संरचना है वो मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो बैक्टीरिया भी महत्वपूर्ण है कि बिना मिट्टी के बैक्टीरिया के मिट्टी की उत्पादकता नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वही जीवाणु ऑर्गेनिक पदार्थों को अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ ऐसे जैव रसायन मिट्टी में छोड़ते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, और वो आज पता लगा है। पहले तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी, अब तो वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि गोबर या
और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, डिकम्पोजिशन से ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड जैसे जैव रसायन पैदा होते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यही वो रसायन हैं, यही वो एसिड हैं जो मिट्टी के अंदर जो दूसरे जो पोषक तत्व हैं, जो दूसरे खनिज तत्व हैं, उनकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं। बिना इनके इन इन जो पोषक जो खनिज तत्व हैं इनका कोई महत्वपूर्ण नहीं। और जो जीवाणु हैं, वो जीवाणु अकेला मिट्टी की उत्पादकता को नहीं बना सकते। जीवाणु अपने को मल्टीप्लाई करेंगे, उनके जो उप पदार्थ है वो मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण है। मल्टीप्लिकेशन अपने संख्या बढ़ाने के लिए करते हैं, मिट्टी में इनकी कोई सक्रियता नहीं है। लेकिन जीवाणु जब अपने को विभाजित करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो उसके दौरान बहुत सारे ऐसे जैव रसायन पैदा होते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, किसी एक जीवाणु से मिट्टी की उत्पादकता नहीं बढ़ती है। मिट्टी के अंदर असंख्य तरीके के जीवाणु हैं, जिनके 25 तरह के 20-25 तरह के जीवाणुओं को, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी जानकारी हमें है। उसके लिए बैक्टीरिया भी चाहिए, कुछ फंगस भी चाहिए, कुछ दूसरे पोषक तत्व भी चाहिए, सेप्रोफाइटिक जैसे कवक भी चाहिए। ये सेप्रोफाइटिक कवच वो होते हैं जो मृत शरीरों को, मृत जो फसल अवशेष हैं, उनको डिकम्पोजिशन करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पशु मर जाता है तो उसके शरीर को डिकम्पोजिशन कौन करता है? ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, फंगस करते हैं। हमारे मृत शरीर को गलाने का काम कौन करते हैं? हमारे मृत शरीर के अंदर, हमारे शव के अंदर जो ऐंठन पैदा होती है, जो सड़न की प्रक्रिया शुरू होती है, वो इन्हीं जीवाणुओं पर निर्भर करती है। तो ये जीवाणु भी मिट्टी के अंदर रहने विद्यमान है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं मिट्टी के अंदर जो वातावरण की नाइट्रोजन को सोख के मिट्टी में उपयोगी नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करते हैं, यूरिया बनाने का कार्य करते हैं। और जो यूरिया हम खाद के रूप में देते हैं, उसको भी तो उपयोगी बनाने का कार्य यही करते हैं। तो ये इतनी समझे कि गाय के गोबर आदि का प्रयोग हम मिट्टी में करते हैं, तो मिट्टी में गोबर का पूरी तरह से अपघटन होना चाहिए। यदि मिट्टी में गोबर का पूरी तरह से अपघटन, डिकम्पोजिशन नहीं है, तो वो भी उपयोगी नहीं है। और इसको उपयोगी बनाने में सूक्ष्मजीव भी काम करते हैं। तो गोबर की खाद को हम सबसे महत्वपूर्ण वो स्रोत मान सकते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद कर सके। लेकिन आज हमारे लिए पूरी तरह से अपघटित गोबर खाद भी उपलब्ध नहीं है। हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे जो पशु हैं, खासकर जो गाय हैं, वो आधा अधूरा गोबर त्याग करती है। गोबर का 60% हिस्सा अपचित चारे के रूप में रहता है, क्योंकि हम गायों को वो पोषक या वो चारा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं जो उसको रुचिकर है, जिसको वो सही तरीके से पचा पाती है। क्योंकि गोबर जो सही क्वालिटी का बनेगा, तभी उसमें वो जैव रसायन रहते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। कि गाय, भैंस, पशु अपने जीवन शरीर को चलाने के लिए भी तो पोषक तत्व उसी चारे से प्राप्त करते हैं। जब वो उसको अपने शरीर में प्रयोग कर लेते हैं, जो अपशिष्ट बच जाता है, जो अनुपयोगी बच जाता है, उसे गोबर के रूप बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आजकल जो चारे के रूप में हम दे रहे हैं, वो भी पूरी तरह से पाचित नहीं हो रहा उनको। तो ज्यादातर मात्रा में गोबर अपचित रूप में बाहर आता है, और इससे गोबर का पूरी तरह से डिकम्पोजिशन नहीं होता, बाहर भी नहीं होता। इसलिए ज्यादातर आप आसपास देखते हो कि जब वो गाय भैंस गोबर त्याग करती हैं, तो महीनों तक वो यथावत पड़ा रहता है, वो खाद के रूप में रूपांतरित नहीं होता, क्योंकि कमी आ गई। तो हमें पूरी तरह से कंपोज्ड, पूरी तरह से अपघटित गोबर की जरूरत है, गोबर की खाद की जरूरत है। वही हमारे फसलों को उर्वरता दे सकता है। तो इसका हम एक हल दे सकते हैं। हल ये है कि गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहें तो उसको पूरी तरह डिकम्पोज करें। हाँ, वर्मी कंपोस्ट है, कुछ हद तक वो उसकी जो अपघटन क्रिया है बढ़ जाती है। और मैं ये सीधा सीधा कहूँ कि आजकल कई ऐसे जैव खाद हमारे पास उपलब्ध हैं, जैविक रसायन हमारे पास उपलब्ध हैं, इनके माध्यम से हम जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। यदि आप जैविक खेती करते हैं तो उसमें भी इसको उपयोग किया जा सकता है। वो जैविक पदार्थ ही आज बहुत उपयोगी। पहला तो ये है कि हम जीवाणु का प्रयोग करें। ये जीवाणु चाहे गाय के गोबर से प्राप्त की हो, मिट्टी में हो, मिट्टी से प्राप्त की हो, जैसे आजकल 8-10 तरीके के जीवाणु बाजार में उपलब्ध है, उनका प्रयोग कर सकते हैं जैविक खाद के रूप में। दूसरा है कुछ ऐसे रसायन है जैसे कि फॉल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमेट पोटाशियम है। ह्यूमेट पोटाशियम में तो अकेले कार्बन 100 से ऊपर अणु रहते हैं एक अणु के अंदर।
यदि ह्यूमिक एसिड की बात करें तो ह्यूमिक एसिड की संरचना में करीब करीब 100 कार्बन रहते हैं। उस कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी में एक्टिव रहता है तो वो बहुत सारे जो जो फसलों के लिए उपयोगी पोषक तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाशियम, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, आयरन हो, इन सबको पकड़ के फसलों को उपलब्ध कराता है। तो फ्यूलिक एसिड की ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, फ्यूलिक एसिड का प्रयोग, लेकिन ये चीजें डिकम्पोजिशन से, अपघटन से हमारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं, गोबर है, फसलों के अवशेष है, उससे भी प्राप्त होती हैं। तो हम इनका कैसे सही अपघटित कर सकें, कैसे डिकम्पोजिशन करें, इस संबंध में कल आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इस तरह से हम इन फसल अवशेष के माध्यम से, पशुओं के मलमूत्र के माध्यम से, गाय के गोबर गोमूत्र के माध्यम से, या फिर पशुओं के मृत शरीर के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को काफी हद तक बचाए रख सकते हैं। आज हमने इसी पर बात की, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई शंका है, समाधान है, कोई जिज्ञासा है तो निसंकोच बोले लिख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।